हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज 7 मार्च है और 7 मार्च को जो पेपर में प्रश्न जो पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, उसी आधार पर ये प्रश्न मैं लेकर आया हूं। सबसे ज़्यादा जो आज टॉपिक पूछे गए बाल विकास में शाला पूर्व से और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, योजनाओं से, समावेशी क्लास से मतलब समान क्लास से, फिर गणित में बात करी जाए रेशियो से, परसेंटेज से कहा गया है, नंबर सिस्टम से कहा गया है, आपका एलसीएम एचसीएफ से कहा गया है। इस तरीके से ये टॉपिक पूछे गए। मैनेजमेंट का ये बता रहा है सभी लोग कि टफ आए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभ्यर्थी इतने कंफ्यूज थे कि किसी ने प्रश्न नहीं बता पाया, बस ऐसे ही ऐसे बता पाया। सीधे प्रश्न किसी भी अभ्यर्थी ने नहीं बता पाया, ज़्यादा से ज़्यादा पता किया है। तो चलिए उसी जो टॉपिक पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आप लोगों जिनका कल पेपर है आने वाले समय में, तो उनकी हेल्प हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की। तो देखिए यहाँ से मैं लेकर आया हूँ विशेष आवश्यकता वाले सबसे पहले, उसके बाद सभी टॉपिकों से आज प्रश्न लिए हैं, तो आप लोग बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और याद कर लीजिए। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं और कम समय में सीधा आंसर देंगे क्योंकि अब समय उतना नहीं है। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो याद रखना है समावेशित शिक्षा द्वारा। तो समावेशित शिक्षा और से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, शाला पूर्व से पूछे गए, इसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो मैं बता दूं सिरवट क्षति, दृष्टि, बहुविकलांगता, ये सभी आते हैं। तो ये दोनों टॉपिकों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि एक बालक मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलाप के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम, मतलब कि सभी हो जाएंगे करेक्ट। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन, और अगर आप चाहते हैं कि गणित इन टॉपिकों के प्रश्न लेकर आएँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये सभी पिछड़ेपन के कारणों की खोज, व्यक्तिगत ध्यान, पाठांतर क्रिया की व्यवस्था। चलिए सभी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो छठवें का जो आपका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक रुचि में अस्थिरता, इंटरेस्ट में कह सकते हैं, रुचियों में सीमित होती है, निरंतरता, अव्यवस्था का होना, ये सभी हो जाएंगे करेक्ट। अगला है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो 7 का आपको याद रखना है, निर्देश देना समस्या नहीं है, निर्देश देना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का याद रखना, जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि का संस्थान पूछते हैं तो याद रखना देहरादून, ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिस बालक में विकलांगता की व्यापकता अधिक है वह निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आपको बता दूं, 9 का जो आंसर संस्कृति से नहीं होता, बाकी के शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, ये सभी से हो जाए करेक्ट। अगला है कि दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? तो मैं आपको बता दूं, संस्कृति को छोड़कर बाकी के सभी चीज़ों पर। शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व है, ये आपको बताना है। तो 11 का मैं अगर आंसर की बात कर दूं, बुद्धि परीक्षण है, उससे हमें पता चलता है कि बालक का आईक्यू क्या है। निम्नलिखित में से किसको समस्यात्मक बालक कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा याद रखना है, इसमें से कह रहा है कि किसको समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है? चोरी करने वाले बालक को कहा जा सकता है। वैसे तो ये सभी प्रतिभाशाली तो नहीं हो सकते, पिछड़े बालक को नहीं कहते। मंद बुद्धि बालक को सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाए समस्यात्मक, ठीक है। तो ये चोरी करने वाला, वैसे तो ये भी हो जाएगा, बाकी के दोनों में से आ जाए ऑप्शन में तो दोनों ही लगाना है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक को भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ा है उनके विषय में सत्य है? तो 13वें का अगर मैं आंसर की बात करूं, पढ़ाई में पिछड़ा। अगला प्रश्न, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे होते हैं? तो मैं आपको बता दूं,
अनुशासनहीन होते हैं। वो कैसे होते हैं? अनुशासनहीन होते हैं। अगला प्रश्न है, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता है? लंगड़ा, पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि, दृष्टिबाधित। तो ये कह रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से, तो जड़ बुद्धि का उससे कोई संबंध नहीं है, कि जड़ बुद्धि तो मन से संबंधित। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो 16 का अगर मैं आंसर की बात कर दूं, ऐसे अभिभावकों के बालकों में जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के माध्यम से अपना कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? तो 17 का आंसर है बर्ट साहब का है। अगला प्रश्न है, शारीरिक अस्वस्थता, काम प्रवृत्ति का प्रवाह, मंद गति के विकास, बाला अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कारण के। बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं हो सकता है, ये आपसे कह रहे हैं, तो याद रखियो अनैतिक कार्य जो समस्यात्मक नहीं, बाकी के निर्धनता, मनोरंजन, ये अत्याधिक लाड़ प्यार, ये हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। तो 20 का अगर मैं आंसर की बात कर दूं तो आंसर हो जाएगा अन्य सामान्य बालकों के साथ समावेशी से यही प्रश्न पूछे गए। इसी पर आधार विशेष शिक्षा संबंधित है, तो 21 का आंसर हो जाएगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक। तो देखिए, ये विशेष आवश्यकता वाले पूछे गए थे, तो उससे हैं। अब साला पूर्व से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो देखो, ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, कई प्रकार से, परिचर्चा द्वारा, पुस्तकें पढ़कर, प्रश्न, कई तरीके से सीखता है। अगला है, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक का? तो यहाँ से आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सेम प्रश्न तो कोई अभ्यर्थी बता ही नहीं रहा। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो 3 का आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सीखने की वह प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो 4 का आंसर हो जाएगा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। बालक अगर सीखेंगे तो गलती भी करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगे। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, तो मैं आपको बता दूं, ये है श्रृंखलायत अधिगम का। अगला है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो यहाँ से 6 का आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु के हिसाब से आपका सीखने की क्षमता बदलती रहती। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है जो कमी का, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा एवं विकार। अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 8 का सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। तो ये रचनात्मक से केवल आ जाए, तो मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि नेगेटिव होता है, उसे तो आप देख के हटाना है। सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से शिक्षार्थी का शारीरिक, मानसिक, प्रेरणा, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, उत्सुकता, इच्छा शक्ति, तो ये सभी हो जाएंगे करेक्ट। अगला है, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? तो याद रखियो, ये इसमें से तो कोई है ही नहीं। सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत तो भैया आपके पियाजे साहब ने दिया। किसने दिया? पियाजे ने। तो यहाँ से आंसर ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा निष्पादन कहते हैं। चलिए, अगला है, करके सीखना निम्न में से किस अव्यवस्था के लिए उपरोक्त सभी है? तो 12 का जो आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा, तो ये सभी हो जाएंगे करेक्ट। अगला है कि बच्चे के परिवार में बच्चे के सीखने में परिवार का योगदान होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा परिवार का वातावरण, अनुशासन, परिवेश और देखभाल सभी में होता है। जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं, इसको कहते हैं अनुकरण कहते हैं।
अगला है कि बालकों के स्वाध्याय की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है, तो 15 का आंसर हो जाएगा छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। अगला प्रश्न है किसी बच्चे में सीखने के लिए किस नियम का होना आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं आंसर तत्परता का नियम, ये थर्नडाइक से संबंधित है। अगला है बच्चे किस कारण से विद्यालय उपलब्धियों में असफल होते हैं, असफल। 17 का आंसर हो जाएगा तत्परता में कमी, अभ्यास में कमी, परिवेश के लिए, तो ये सभी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है बच्चों में सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया, तो ये याद रखना 18 का आपका आंसर हो जाएगा प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कॉलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न के नाम से जाना जाता है, तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। थर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है, ये आपको बताना है, तो 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा सादृश्यीकरण नहीं दिया है उन्होंने, परिणाम का नियम, अभ्यास का और तत्परता का दिया। कच्चा कच्च में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है, तो याद रखियो 21 का आंसर हो जाएगा उपस्थिति का नियम। फ्रॉयड ने विकसित किया है, तो क्या किया है इनमें से फ्रॉयड ने, तो 22 का आपका मनोविश्लेषणवाद का किया है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु की अवधि को माना जाता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा 2। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, तो जिसमें एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो आपकी 2 से 7 वर्ष है, एक गामक है संवेदी गामक जो 0 से 2 है, और ठीक है। चलिए अगला देखो, ये योजना से प्रश्न है, मैंने क्या किया है इसमें बहुत सारे आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है, तो ये आपको बताना है कि जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं ये ग्राम पंचायत की होती है। अगला सुमेलित, देखो एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट। योजना है कब कौन सी शुरू हुई है, तो ये आपको बताना है। तो देखो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब ये मतलब हो जाएगा तुम्हारा, देखो पहली सामुदायिक योजना हुई है 1952 में शुरू, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम हुआ है आपका 1960 में, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम हुआ है 1970 में, और ग्रामीण आवास योजना 1957। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से है योजना है, तो सीधा सीधा यहाँ से मैं अगर आंसर की बात कर दूं तो आंसर फिर से हो जाएगा, देखो महिला स्वशक्ति योजना, महिला स्वशक्ति योजना जो आपकी हो जाएगी 1998 पे, स्वास्थ्य सखी योजना हो जाएगी आपकी 1997 में, और महिला ग्रामीण विकास योजना हो जाएगी 1996, और महिला समृद्धि 1997। चलिए अगला फिर से है, देखो ये प्रश्न आज बहुत ज़्यादा पूछेगा इसलिए मैंने योजनाओं के ले लिए क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बच्चे बता नहीं पाए कौन से थे। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात कर दूँ पहले तो 4K की टी, तो देखो यहाँ से अंत्योदय योजना हो गई है 1977 में, अन्नपूर्णा योजना 1999 में, मध्याह्न भोजन योजना आपकी हो जाएगी 1995, महिला समृद्धि 1993। चलिए तो ये अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो ये आपको याद रखना है महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, इतना आपको याद रखना। अगला है अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है स्वस्थ जल प्रदान करना, गांव में उसका प्रबंधन करना, ये बस उद्देश्य आपको याद रखना। अगला है DWCRA योजना संबंधित है, तो 7 का आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों के द्वारा ऊपर उठाना। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है, तो 8 का मैं आपको आंसर की बात कर दूं स्वच्छता। संगम योजना का उद्देश्य है, तो 9 का आंसर हो जाएगा विकलांगों की सहायता के लिए। अगला जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्न में से क्या सही है, तो याद रखियो इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों पर आरक्षित। अब देखो ये कुछ प्रश्न और हैं,
राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम परिव्यय किस क्षेत्र को आवंटित किया गया था? जो मध्य प्रदेश की बात करी जा रही है तो 39 का आंसर हो जाएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, क्योंकि ये केंद्र सरकार का भाग है। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो याद रखियो 1972। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की है? तो याद रखियो 41 का 7 जनवरी 2006। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 23 का जो आपका 22 का आंसर हो जाएगा ये 2005। अगला है, बलराम तालाब योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 43 का वर्षा जल और कृषि हेतु संचय। इंदिरा आवास योजना में पात्रता मापदंड कौन निर्धारित करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत करती है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 45 का आंसर हो जाएगा 2004 में। अगला है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो 46 का आंसर हो जाएगा 2010-11 से। राम रोटी योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो 47 का आंसर हो जाएगा शहरी गरीबों के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लक्षित करके चलाई गई है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, ये प्रश्न थे आज जो योजनाओं से आपके सभी तरीके से पूछे गए हैं तो मैं लेकर आया हूं। तो अगर आप मैथ के प्रश्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जल्दी बता देना, तो मैं जो टॉपिक से आज पूछे गए तो उनके कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।